नमस्कार एवरीवन। नमस्कार जी। नमस्कार और कोरोना के इस 8th एपिसोड में आप सभी का स्वागत। जब से कोरोना की ये लहर चली है, हम लोग सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं। हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना या उनको हम बता सकें कि क्या कारण है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को सेव रख सकते हैं, हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो इस तरह के इन सब बातों के लिए हमारे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो मेरा नाम अनिल मैयर, लगभग पिछले 15 सालों से मैं ऑकल्ट साइंस में काम कर रहा हूँ और बेसिकली मेरा जो उद्देश्य है वो यही रहता है कि लोगों को बिना मेडिसिन के कैसे स्वस्थ रहें, किसी भी बीमारी को बिना मेडिसिन के कैसे क्योर किया जा सकता है। मैं उन अल्टरनेट थेरेपीज पे काम करता हूँ। इस प्रोग्राम को भी करने का मेरा पर्पस यही है कि हम लोग जानें समझें कि वास्तविकता क्या है और किस तरह से हम अपने आप को सेव रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और फिर अपने परिवार की भी मदद कर सकते हैं। हम लोग अपने माइक ऑफ रखें, कैमरा ऑन रख सकते हैं। आप माइक अपने ऑफ रखें ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। मैं आपको एक आपसे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। शेयर हो गया सबसे? फियर और कोरोना, डर या कोरोना, बहुत सी चीजें चली आ रही हैं हमारे साथ। बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज भी हैं जो हम पिछले अपने पहले हर शोज में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे देश में है वो बाकियों में क्यों नहीं है। हमारे आसपास के छोटे छोटे देशों में उस लेवल पर क्यों नहीं है, और अगर वास्तव में ये एक महामारी है तो हर कोई इससे इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। मेडिकल टीम, डॉक्टर्स, नर्सेज, अदर देन टीम मेंबर्स जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, तो सबको इफेक्टेड हो जाना चाहिए। सो कुछ को इफेक्ट कर रहा है, कुछ परसेंट अभी है, बहुत माइनर है वो, मेजॉरिटी लोगों को नहीं। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचा पाएं। देह धरे के रोग हैं सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। तो ज्ञानी भक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से अपना इन चीजों पे काम कर सकता है। जो अज्ञानी होगा वो उसकी क्या स्थिति रहती है,
ये हम सब समझ सकते हैं। ईश्वर ने अगर अब तक का सारा डेथ रेट हम देखें तो इंडिया का डेथ रेट अगर पिछले साल का और अब तक का भी देखें तो ये दिखता है कि भाई आज हमारी परिस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं। अगर हम ये कहें कि सब लोग डेथ कोरोना डिजीज से ही मर रहे हैं, और ये डाटा जो है आप वर्ल्ड का भी निकाल लें तो बहुत सारे और डाटा हमारे सामने आ रहे हैं कि एक्चुअल में सिर्फ हम ये माने कि इसकी वजह से डेथ हो रही है, ऐसा नहीं। जो पेशेंट ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं वो भी वो लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी पहले मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर प्राणी मात्र के लिए सभी दिशाओं से उसे ऊर्जा मिलती है। हर दिशा, हर कण, हर साइड जो है वो हमारे को ऊर्जा देती है। और इसी ऊर्जा शक्ति से हम लोग चलते हैं। एक विशेष ऊर्जा शक्ति, जिसको हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, उसी से हम सब चल रहे हैं। और ये ऊर्जा शक्ति हमें पृथ्वी से, ब्रह्मांड से, हम सबको मिलती। हमारे साथ हमारी एक एक्सपर्ट हैं नैना मैडम, उनका एक वीडियो है, हम पहले वो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो ऑल। वो कौन लोग होंगे जिनको ये करंट पैंडमिक जो सिचुएशन है हमारी दुनिया पे अब वो अफेक्ट नहीं करेगी, वो वायरस अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को ये चीज़ इन्फेक्ट नहीं करने वाली है। तो वो कौन ब्लेस्ड लोग होंगे जिनको ये पैंडमिक, ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम वो कैसे हो सकते हैं। ये जो हमारी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये गवर्न होती है, ये चलती है लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ एनर्जी के हिसाब से। अब ये लॉ ऑफ एनर्जी समझने के लिए हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी हमने तो कभी देखी नहीं है, हमको तो पता नहीं है। देखिए, हम वो बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमने देखी नहीं है, पर बिकॉज वो यूज़ में हमने यूज़ करना सीख लिया है, हम यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमने देखी नहीं है, हमको ये पता है कि उसका यूज़ कैसे, एसी कैसे ऑन करते हैं, आपका टीवी कैसे ऑन कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। सोलार पावर कैसे बनता है हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि सोलार पावर, सूरज से एक रोशनी आती है, जो सूरज की किरणों से हम उसमें से कैसे बिजली बना सकते हैं और उसको हम कैसे अपने घर पे या कहीं पे भी ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं। हमने वो सीखा है, हमने वो देखा नहीं है। सोलार पावर हमने देखा नहीं है। वैसे ही वाईफाई हमने देखी नहीं है, वाईफाई क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हमारे घर तक उसका वाईफाई राउटर में वो आता है, हम सीख गए कि वो कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी यूनिवर्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है कॉस्मिक एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो प्राण शक्ति जो हम सबको चलाती है। एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहूँ, प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का आना बंद तो हम ऑफ, खत्म। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये प्राण शक्ति, हम ये कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, हमारे पास आती कैसे है। ये समझ लीजिए कि हम वो वाईफाई का राउटर हैं। पहले ये तो समझें कि हम वो एनर्जी आती कैसे है, फिर ये समझें कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे वो एनर्जी और ज़्यादा आए। जितनी बार हमें एक थॉट और इमोशन आता है, हम दिन में हमको 60,000 थॉट्स आते हैं,
जितनी बार वो थॉट और इमोशन हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन एमिट होती है, एक स्पंदन हमारे अंदर से आता है, जो एक तरह का एक एनर्जी फील्ड हमारे आसपास बना देता है। इस फील्ड को ऑरा कहते हैं। तो जो ये ऑरा होती है, वैसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में ला लेते हैं। ये हमारा वो मीटर है जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। हमारी लाइफ में अच्छा पैसा उस हिसाब से होता है, अच्छे लोग उस हिसाब से होते हैं, अच्छी हेल्थ हमारी उस हिसाब से होती है। और सेम वही, अगर बुरा है तो भी इसी फील्ड के हिसाब से। अगर आपकी फील्ड सही नहीं है तो बुरे लोग और बुरी सिचुएशंस, बुरा हेल्थ, बुरे फाइनेंसेस, ये सब उसी का प्रोपोर्शनल अमाउंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर ये ऑरा मैनेज कैसे होती है, ये एनर्जी मैनेज कैसे होती है। आज का सबसे हॉट टॉपिक ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें कि हमारी ये एनर्जी उस लेवल पे रहे कि हम इम्यून रहें, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे आभा मंडल के अंदर कुछ भी वैसा ना आए जो हमारे लिए नेगेटिव हो। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो और 4 पीज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पी अल्फाबेट, प्रोटेक्शन का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पी है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना। जब आपकी भावना शुद्ध है तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। शुद्ध भावना का मतलब मैं भी जीतूं, दुनिया में हर कोई जीते, विन विन सिचुएशन। जितना हम ज़्यादा शुद्ध भावना का उपयोग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहले इनिशियली हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं स्कूल डेज में ये सिखाया गया कि अगर मैं फर्स्ट आऊँ तो किसी को सेकंड आना है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर सब ठीक है, सब नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी फर्स्ट आ जाएं, क्या हो गया। ये जो विन एंड लूज की हमको फॉर्मूला बताई गई ना, उससे हमको ऊपर आना है। और आज तो सिचुएशन भी वो है कि हमको किसी को भी नहीं चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर वायरस हो। इवन द पर्सन जिसके साथ हमारी नहीं बनती है ना, उसको भी ना हो, क्योंकि अगर एक को भी है तो सबको होने का फिर चांस है। तो प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, फर्स्ट पी ऑफ प्रोटेक्शन। सेकेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा ही अच्छा सोचो, बहुत हज़ार तरह के फियर्स हैं हमारे अंदर। अच्छा ही अच्छा सोचें कैसे, करेक्ट है, मैं एग्री करती हूँ। पर अगर वो फियरफुल होने में, अगर वो डरने में हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारी ऑरा कम हो रही है, हमारी वो फील्ड कम हो रही है, अगर ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन हमको समझ आ गया, तो हमारा ये डेफिनेटली काम बनता है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये सोचें कि इसको चेंज कैसे करना है, इसको शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट आप इजीली, सबसे ईजीएस्ट चीज़ आपका पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए है कि जब भी आप किसी चीज़ से डर रहे हैं राइट नाउ, अगर ये डर है कि ये आके मुझे पकड़ लेगा, तो अपने वो ग्रैटिट्यूड्स, अपने वो शुक्र याद कर लीजिए कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। 1 2 3 4 चीज़ें भी अच्छी है ना, उसको रिपीटेडली याद कीजिए। ये आपका जो ऑरा है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इन्हांस करके रखेगा। एक बड़ी ऑरा एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। तो ये हमारा बिल्कुल दायित्व है, बिल्कुल ही हमारी ड्यूटी है कि हम इन्हांस करके रखें अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितनी बार आप इस चीज़ का शुक्र करेंगे कि थैंक यू गॉड, मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, कभी को हुआ था, डजेंट मैटर, आज आप याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। जितनी बार याद करेंगे, देखिए 60,000 थॉट्स हैं, उसमें से आप अगर 3-4 ग्रैटिट्यूड्स भी अगर फिर याद करते हैं ना, आपकी इन्हांस्ड इम्यूनिटी हो जाती है। थर्ड, प्राणायाम। ये तो मेडिकल साइंस ने भी माना है कि जितनी इन्हांस्ड लंग कैपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। लंग कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे ईजीएस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है कि आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बढ़ाएं। अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप प्लीज़ अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। प्राणायाम वही होता है, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, 2-3 पिक कर लीजिए, दिन में 2-3 बार कीजिए। जब बुखार ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल ज़्यादा लेना पड़ता है, वैसे ही प्राणायाम आप हर मील के पहले, हर टाइम आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। और फोर्थ, प्रेयर्स। प्रेयर वो भाषा है जो आप अपने, जिसमें भी आपका विश्वास हो, आपको उस डर से बाहर निकाल लेगा। तो कलेक्टिव प्रेयर्स डेफिनेटली हमारा ऑरा बहुत बढ़ा देता है, हमारी वो एनर्जी फील्ड बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी का इनफ्लो हमारे अंदर बढ़ा देता है। तो प्रोटेक्शन के लिए 4 पीस। फर्स्ट is our positive mindset, pure intention, pranayam and prayers. We have to do it so that हम वो blessed बंदे हैं जिसको ये पैंडमिक अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा। टेक केयर, थैंक यू। हमारे उपनिषद
बृहदारण्यक उपनिषद, आप वह हैं जो आपकी गहन इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी आकांक्षाएं हैं, जैसी आकांक्षाएं हैं वैसे आपके कर्म हैं, जैसे कर्म है वैसा आपका भाग्य है। अगर हम कर्मा की थ्योरी पर विश्वास रखते हैं तो मृत्यु तो सबकी होनी है, जो आया है उसको जाना है, फिर किसको दोष दोगे? कोरोना को, सरकार को, भगवान को, समय को, किसको दोष देंगे आप? तो सीधी सी बात यह है कि भाई जिसका जब समय आएगा उसको जाना है। Let us face the truth. Supreme power never writes negative in our life. Whatever wrong is happening with us, we ourselves are responsible. हम ही अपने जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में हम ही कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हम उस थ्योरी पर बिलीव करते हैं, ईश्वर ने कहीं गलत नहीं किया, गलती तो हमने की। भ्रम, एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं, हम सब लोग। और जाना है ब्रह्म में, भ्रम से ब्रह्म की यात्रा है। अगर मैं भ्रम में हूं तो मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। ए साइड, फियर, स्ट्रेस, एंगर, ईगो, रिसेंटमेंट, टेंशंस, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिलेशन, वायलेंट बिहेवियर, क्योंकि मैं भ्रम में। फियर सबसे बड़ा है। आज अगर आप एनालाइज करेंगे तो दुनिया में लोगों के अंदर इतनी तरह के फियर हैं, इतनी तरह के डर बैठे हुए हैं, और वही डर आप है जो आप बीमारी को इनवाइट करते हैं। ये सब डर, जो भ्रम है, इनका साइड इफेक्ट बी साइड में स्लीप डिसऑर्डर होगा। आप लो फील करेंगे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर डायबिटिक हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लो इम्यून बॉडी रहेगी आपकी। अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं, इनडाइजेशन रहेगा, घबराहट रहेगी, सांस की प्रॉब्लम पहले भी होती थी लोगों की। हम में से ऐसे कुछ लोग हो रखिए वो लाल वाली। भाई साहब जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसने भी अभी ज्वाइन किया है। हम में से अगर किसी ने कभी ट्रैकिंग की हो तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रैक पर जो लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, जितने भी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल 50-60 तक आ जाता है, और 50-60 के भी उस लेवल पर वो लोग ट्रैकिंग करते हैं। सो सिर्फ ये मानना कि अब आज जो कंडीशन बनी, अब पिछले लगभग 1-1.5 महीने में हमने जो देखा पूरे भारत में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वास्तव में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन एक डर, एक फियर हमारे अंदर बैठा था, जिस फियर ने हमें हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी दिखाई। जिस व्यक्ति को भी लगा मेरी ब्रीथ कम ज्यादा हो रही है तो अच्छा, ये अब ऑक्सीजन की कमी है। इसको नहीं भी जरूरत थी वो भी ऑक्सीजन पे जाने लगे। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा इस प्रोग्राम को करने का पर्पस भी ये है कि बीमारी जो है, वायरस है या वो
बैक्टीरिया है, व्हाटएवर वो जो भी है, उसका इफेक्ट इतना नहीं है जितना हमारे अंदर डर, एक ऐसा डर बैठा है हमारे अंदर जिस डर की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं और बाकी भी हो रहे हैं। हमारे बीच में आज हमारे साथ डॉक्टर रंजन हैं। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इस बीच में काफी अनुभव आपके भी रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रंजन हमारे आगे इस विषय पर आगे बढ़ते हुए जानकारी दें। डॉक्टर साहब, नमस्कार स्वागत है अनिल आपका। जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको प्रणाम। आपने मुझे बुलाया, याद किया, शुक्रिया। ब्रह्म ने ब्रह्म को याद किया तो ब्रह्म को आना पड़ा। आना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा प्रयास है आपका, अवेयरनेस, डर को समझने का, डर को जीतने का। ये डर ही है, डर का ही व्यापार है। इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। करेक्ट। अगर हम डरते हैं तो हमारी ऑरा श्रिंक होती है और हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर हम नहीं डरते हैं तो प्रकृति हमें ठीक भी करती है। मेरे जाने वाले सर्कल में मैं मेडिटेशन टीचर हूँ, ध्यान सिखाता हूँ। जितना मतलब ठीक है, लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में तो मेरे नॉन सर्कल में कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। मेडिटेशन के सर्कल में जी। ये बहुत आश्चर्य की बात रही होगी, रही लगेगी आपको। लेकिन वास्तव में ऐसा मेडिटेशन में है क्षमता, और मेडिटेशन के साथ साथ हम पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं, स्पिरिचुअल थिंकर हो जाते हैं, डिवाइन पर, ब्रह्म पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा पकड़ रखते हैं। तो फर्स्ट वेव में तो खैर कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। हाँ, सेकेंड वेव में कुछ हुए हैं, लेकिन ज्यादातर घर पे ही मैनेज कर लिए। बस एक जानने में 1 या 2 हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वो भी वापस आ गए। तो नोसिबो इफेक्ट हमारे साथ, हमारा हर विचार, हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें प्रभावित कर रहा है। हम टेलीविजन पे, अपने मोबाइल पे किस तरह के संदेश पढ़ते हैं, किस तरह की वीडियो देखते हैं, वो हमें प्रभावित करता है। तो होश की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं क्या देखूं, क्या सुनूं। जो मैं वीडियो अभी व्हाट्सएप पे देख रहा हूं, इसका मेरी इम्यूनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस दुनिया में आप सभी जानते हैं कि ये जो सामाजिक पहलू है वो व्यापार के दृष्टिकोण से रेगुलेट होता है। मेडिकल में सेवा करने की भावना बहुत बहुत नगण्य डॉक्टर में है, बहुत कम डॉक्टरों में है। राइट। अगर इतने करोड़ लगे हैं पढ़ाई में या हॉस्पिटल में, तो फिर वो भी हो निकलना चाहिए, रिटर्न भी आना चाहिए। तो एक बहुत कड़वा सच है। मैं मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं करता, मेन स्ट्रीम मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं करता। एनर्जी मेडिसिन, जिसमें नाड़ियों पर काम करना और चक्रों पर काम करना आता है। नाड़ियों पर काम करने के लिए मैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर करता हूँ, और चक्रों के लिए मैं, चक्रों पे बहुत ज्यादा काम मेरा नहीं है, मैं ध्यान सिखाता हूँ और ध्यान से हील होने के लिए रिकमेंडेशन आता है। तो प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीकों से हम अपने आप को जितना जोड़ कर रखेंगे, उतने हम सुरक्षित रहेंगे। पहले होने के बाद, मतलब कोरोना को रोकने के लिए भी हमें वही करना है, और हो जाने के बाद भी उसमें थोड़ा सा हमें एग्रेसिव होकर बढ़ा देना है। और मैं आपको और भी एक बताऊं कि हमारे शरीर में कभी भी कोई फीवर होता है तो उसका एक कारण नेचुरोपैथी के हिसाब में जो है कि जहां पर गंदगी होती है वहां पे मक्खियां भर बनाती हैं। तो अगर आप अपने शरीर में टॉक्सिन जमा नहीं होने देंगे, अगर आप भोजन में आपका संयम है, अगर आप राइट फूड ले रहे हैं, इसको हम सात्विक भोजन कहते हैं, रिच फूड, जो जितना फ्रेश भोजन है
उसमें उतनी अधिक प्राण ऊर्जा है। जिस भोजन में जितनी अधिक प्राण ऊर्जा है वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायी है। अगर हम अपने शरीर में कचरा जमा नहीं होने देते हैं तो हमारे बॉडी में पैथोजेंस, मक्खियां नहीं बनाएंगी, पैथोजेंस नहीं आएंगे, फीवर नहीं आएगा। ये नेचुरोपैथी के हिसाब से है। और इसके अलावा हम साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन को भी थोड़ा समझें। न्यू एज में लेटेस्ट मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट है उसको आने में, मेन स्ट्रीम आने में कई डिकेड लग जाते हैं। लाइफ स्टाइल मेडिसिन का प्रॉपर ब्रांच है, सब्जेक्ट है हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, लेकिन अभी इंडिया में तो नहीं आया है कि हमारे सोचने का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे हेल्थ पे। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर आपको ये सिखाते हैं कि आपको जीना कैसे चाहिए, आपको किस तरह से सोचना है, आपको कितना घंटे सोना है, आपको रिलैक्स करने के लिए कौन से टेक्निक अपनानी है। मेडिकल डॉक्टर जो है वो सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि आप क्या खाते हैं, क्या कौन सी गोली आप खा रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ मेडिसिन होती है, प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं होता कि आपका उठना, बैठना, सोना, चलना कैसे होता है। 24 घंटे हम किस तरह से समय व्यतीत करते हैं उससे हमारा निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। सजग होने की जरूरत है। अपने घर में टेलीविजन ना चलाएं और व्हाट्सएप पे जो आपके जान पहचान के नहीं हैं, जिनको आप क्लियर कट नहीं जानते हैं ये ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, उनके वीडियो मत देखें। और ग्रुप में तो रैंडम ग्रुप के वीडियो नहीं ही देखें। अगर आप अपने भीतर नहीं आने देंगे डर के कीटाणु तो आपके शरीर में भी ये वायरस, ये कोरोना नाम का कीटाणु का प्रभाव नहीं आएगा। और अगर आ भी जाए तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, बिना फीवर जनरेट किए वो आकर और चला जाएगा। कितने लोग ऐसे हुए हैं अभी जिनको कोई फीवर नहीं आया लेकिन उनके सूखने की एनोस्मिया हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कितने दिन तक रहा। और हमारे मेडिटेशन सर्कल में यह भी करते हैं कि हम बहुत जो बिल्कुल मानते हैं कि चेक भी नहीं कराते, डायग्नोसिस भी नहीं कराते। अगर कुछ हुआ है तो थोड़ा ध्यान को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा डिटॉक्स कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। और अगर मेरे से संपर्क में रहे वाले जो होते हैं वो एक्यूप्रेशर भी कर लेते हैं। यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी कई सारे बनाए हुए हैं कि अगर फीवर हमें हो जाए तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मुझको कोहोस्ट बनाइएगा अनिल सर, मैं थोड़ा सा वो एक वीडियो के बस सैंपल दिखा दूं। जी जरूर जरूर। हाँ, अगर फीवर हो जाए तो क्या करना है, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ऐसे होते हैं जो बढ़ा सकते हैं। ये IBC 24 टीवी चैनल है एक, उसके वहां पे वहां पर मेरा इंटरव्यू आया था, वो वीडियो में है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक कलर और ब्लू कलर लगाया जा सकता है, उससे फीवर में फायदा होगा। LI5 के अलावा सुजो के अंदर हम क्या, मैं 2x स्पीड पे वीडियो देखता हूँ। ब्लैक कलर और ये जी किसी भी चीज से ब्लैक कर सकते हैं, काजल से कर सकते हैं या व्हाइट बोर्ड मार्कर से कर सकते हैं। तो इससे फीवर डाउन होगा। जब फीवर है तो फीवर को डाउन करना है। इस फीवर के साथ साथ कभी कभी ब्रेथलेसनेस की समस्या आ जाती है। सो अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा हो तो एक्यूप्रेशर, मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है जी, और वो है लंग मेरिडियन पे चौथे नंबर का पॉइंट LU4। ये जो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो जो जिस ऑर्गन की नाड़ी है उस ऑर्गन का नाम होता है उसमें। ये LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे आर्म पर होता है, अपर आर्म पे। अपने हाथों को सीधा करके आप हाथों को ऊपर उठाएं तो अपनी नाक से टच करें। ये वीडियो मैं लिंक भेज दूंगा, आप आराम से देखते रहिएगा। पूरा वीडियो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ कि
ऑक्सीजन लेवल कम होने पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हम सीधा रहते हैं, अपने हाथ को सीधा लाते हैं और अपनी नाक से टच करते हैं, जहां पर टच हो उस जगह पर हमारा ये ऑक्सीजन बढ़ाने वाला पॉइंट है, जिसको अगर हम दबाते हैं 2 मिनट के लिए, अप एंड डाउन एक्यूप्रेशर मसाज सभी लोग कभी ना किसी तो सुने ही होंगे। उसको अप एंड डाउन धीरे धीरे 20 बार दबाएंगे, उसमें 2 मिनट का समय लगेगा और हर 3 घंटे पे 5 घंटे पे आप इसको रिपीट करते रहें। तो ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी बढ़ाता है, दोनों हाथ में ये करना है। फीवर को कम करने के लिए हम थंब के किनारे ब्लैक कलर थेरेपी करते हैं, और फीवर फियर की वजह से आता है। हम फियर, अगर इन्फेक्शन वाला फियर है, इन्फेक्शन हुआ, कोई कीटाणु ने मुझ पर अटैक किया, तो मन में यह सोच चल रही है कि कोई मुझ पर अटैक कर सकता है, मुझका नुकसान हो सकता है। हम भूल रहे हैं यहाँ पे कर्मों के सिद्धांत को, कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज्यादा नहीं मिलता, किसी पे अत्याचार नहीं होता, किसी पर ब्लेसिंग नहीं होती। अगर आपका भीतर डिवोशन है, अच्छे कर्म है, तो आप पर कृपा बरसती है। इनको भूलकर हम डर रहे हैं कि हम पर अटैक हो सकता है, तो बॉडी के लेवल पे आप पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस समय अपने डिवाइन से कनेक्शन को जोड़ना है। जो भी माध्यम से ध्यान है, प्रार्थना है, अपने को उसको भाव को बढ़ाएंगे कि आई एम ए डिवाइन बीइंग, आई एम कनेक्टेड विद डिवाइन एनर्जी, और वो आप अफर्म करते रहें, अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहें, तो इससे आपको रिकवर करने में बहुत मदद मिलती है। फीवर पे डेडिकेटेड वीडियो भी मेरा है। मैं फीवर पे है, इन्फेक्शन कम करने के लिए है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए है। 7-8 मतलब इतने लंबे समय में तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, वो मैं भेज दूंगा, चैट में भी दे देता हूँ, और बाकी ग्रुप में भेज दूंगा। अभी यहाँ पर डिस्कशन को सुने आराम से। मेरे पास कितना समय है नील जी, आप मुझे वो बता दीजिएगा। आपने थोड़ी देर के लिए कहा था, तो आपको मैंने म्यूट कर दिया था, अपने आप को म्यूट कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हम रहेंगे और मैं लौट के फिर आपके पास आऊंगा जी। सो हम लोग इन्हीं को वापस कोई सवाल भी ले लें क्या, एक्यूप्रेशर से लोगों को लेंगे भाई साहब, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं हम। चैट में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, अपना कैमरा ऑन करके आप अपना कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं तो बाद में ले लेंगे जी जी। सर वो होस्ट डिसेबल करें तो वापस। ओ जी, ये सेटिंग में ना थोड़ा सा एक से अधिक होस्ट भी हो सकते हैं, को होस्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सो हम बात कर रहे थे कि किस तरह के हम भ्रम में रहते हैं, जिस वजह से हमें फियर, स्ट्रेस, एंगर, ईगो, बहुत सारी चीजें रहती हैं, और यही सारी चीजें हैं जो डिजीज में कन्वर्ट होती हैं। और इन डिजीज में अगर ये कन्वर्ट होती हैं तो बट यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, पॉजिटिव कम होती है। थिंक पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन होना जरूरी है। अपनी बॉडी की और अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करना जरूरी है। डीप ब्रीथिंग का अगर आपके पास आपका अभ्यास है तो आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन, ध्यान में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो पॉजिटिव थिंक या पॉजिटिव पॉइंट्स पर आ सकते हैं। मुश्किल लगता है ये कहना, ये करना कि सब मेडिटेशन बहुत लोग कर नहीं पाते, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन करना मुश्किल है।
बट मेरा ये मानना है और मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव है कि मेडिटेशन सबसे आसान है। हम पूरे दिन में कई बार मेडिटेट होते हैं। कोई भी काम जो ध्यान से किया जाए वो मेडिटेशन है। आप गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, उस समय भी मेडिटेट होते हैं। अगर हम किसी वायरस की बात करें तो 5.5 हर्ट्ज का वाइब्रेशन मोड रहता है उसका, और 25 वाइब्रेशन मोड पर खत्म हो जाता है। मैंने पहले भी कई बार ये चीज एग्जांपल दिया है कि पंखा अगर बंद है तो बॉल क्रॉस कर जाएगी ब्लेड से, पर अगर फैन कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, तो आपकी बॉल फैन को क्रॉस नहीं कर सकती। इट मीन्स के जो चीज हायर वाइब्रेशन पर रहती है या हाई वाइब्रेशन पर होगी, उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव चीज एंटर नहीं करेगी। हम अपने आप को हाई वाइब्रेशन पर रखें। हायर वाइब्रेशन के लिए आपको अगेन फिर वही बातें आ जाती हैं, जैसे कि नैना मैम ने स्टार्टिंग में कहा कि आभार प्रकट करना, प्रकृति से प्रेम करना, सार्वभौमिक स्नेह, अनुकंपा, ये सब चीजें करने से आपका वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। आप खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं तो आपका ऑरा बड़ा होता है। ये सब अगर हम कर रहे हैं और हमारे अंदर है, हमारे अंदर दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, हमारे अंदर दूसरों के लिए हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। बहुत छोटा सा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन रहा है जो हम सब पर इफेक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड जिसमें हम अभी 15-20 लोग बैठे हैं, एक प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड सबकॉन्शियस माइंड के सेम टाइम के ऊपर जो हम हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं, बट एक बैक ऑफ द माइंड एक ट्रेवल कर रहा है, वो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, उसको अवचेतन मन कहा जाता है। थर्ड इज सुपर कॉन्शियस, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ आप सबसे ये कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो हैं जो मेन, अगर हमने यहाँ इन चीजों को समझ लिया तो हम सबकी प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व हो जाती है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में लीडर कौन है, दोनों में कौन हमें चलाता है। कोई बता सकते हैं? कॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो लीड कर सकता है जी, और कोई? सो करेक्ट कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमें लीड करता है, वो हमारा लीडर रहता है। सबकॉन्शियस हमारा फॉलो करता है। सबकॉन्शियस, अब बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर कोई इंसान बैठे दिन में यही सोच रहा है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मर सकता हूं, तो कॉन्शियसली वो अपने सबकॉन्शियस में क्या प्रोग्रामिंग दे रहा है? नेगेटिव। सबकॉन्शियस को ये नहीं मालूम उसको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, वो सही और गलत की पहचान नहीं जानता। उसका काम है हुक्म की तामील करना, और वो उस ऑर्डर पे काम करेगा। तो आपका चेतन मन जो है, आप कॉन्शियसली क्या चीज, क्या अपने आप को कमांड दे रहे हैं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर डर है किसी के अंदर, तो वो डर आपको किसी ना किसी बीमारी या किसी ना किसी प्रॉब्लम में घेर लेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज एवर रिसीव्ड कम फ्रॉम द माइंड, द इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्स इज इन आवर ओन माइंड। सब माइंड का खेल है। हम और दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर जिसको हम कह रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का कोई मेडिसिन काम नहीं करती। सबकॉन्शियस माइंड में कोई मेडिसिन काम नहीं करती। इसीलिए
हमें हायर एनर्जीज अपनी बढ़ानी होगी। हायर एनर्जीज के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हायर एनर्जीज इंपैक्ट के लिए मंत्रास, मैंने मंत्र लिखा है ओम मणि पद्मे हम। पर यही नहीं, किसी भी रिलीजन का किसी भी तरह का मंत्र, गायत्री मंत्र भी हो चाहे, आप अगर उस मंत्र को रेगुलर चैंट करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म के अंदर पिरामिड्स जिसको हम कहते हैं, आप पिरामिड में बैठकर मेडिटेशन करते हैं या आपके घर में पिरामिड लगे हुए हैं, तो वहां पर किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मेडिटेशन, जिसकी पहले भी डॉक्टर रंजन ने भी कहा कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना सबसे बड़ा एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल है। मर्सी, दया करना, किसी पर भी दया करना, इंसान ही क्या जानवरों पर भी दया भाव अगर आपके अंदर है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल हायर रहेगा। हैप्पीनेस, खुश रहना, खुद भी और अपने साथियों को भी, अपने परिवार को, हर सिचुएशन में हैप्पीनेस में रहना, हर चीज को मस्ती के साथ देखना, एंजॉय करना, आपका हायर एनर्जी इंपैक्ट होता है। दान, दान धर्म कहा गया कि किसी भी तरह के अगर आप दान धर्म में इन्वॉल्व हैं तो वो भी आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। रेकी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। जो लोग रेकी हीलर्स हैं उनको किसी तरह का वायरस या इस तरह की चीजें इफेक्ट नहीं करती। ईएफटी, ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने आप को इंस्टेंट बैलेंस कर सकते हैं। इंस्टेंट, मैं ईएफटी भी आपको एंड ऑफ द सेशन सिखाऊंगा। अभी मैं वापस आ रहा हूं और हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा था। हमारे साथ हमारे ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं जो हैप्पीनेस पर हमारे साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे। सर, नरेंद्र सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अभी डॉक्टर रंजन साहब ने बहुत आसान शब्दों में हमें थोड़ा डर के बारे में बताया कि डर कैसे इफेक्ट करता है। मैं थोड़े दिन पहले अपने बगल में घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो कुछ एक मजदूर काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि कोरोना इतना फैला हुआ है तो आपको डर नहीं लगता कि आपको कोरोना हो जाएगा? कहते नहीं सर, हमें कोरोना नहीं होता, ये अमीरों की बीमारी है। मैंने जब उसकी बात को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की, आसपास के आंकड़े देखे, उसकी बात तो काफ़ी सही लगी। जितने भी लोग कोरोना में घिर रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं या घर में इलाज करवा रहे हैं, मोस्टली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो लोग जो डर जाते हैं जल्दी, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और जो लोग पसीना कम बहाते हैं, जो हर बात पे चिढ़ जाते हैं, खुश कम रहते हैं, मोस्टली वही लोग इस पे आ रहे हैं। और डर कहाँ से आता है? मैं परसों मेडिटेशन में बैठने लगा तो बैठ गया, सडनली बैठने से पहले मेरे को वहाँ 2-3 मच्छर दिखाई दिए, तो मेरा ध्यान खराब हो गया। तो मेरे को लगा नहीं मच्छर काटना जाए। अभी तक मेरे को मच्छर का ख्याल नहीं था, मच्छर काटेगा इसका भी ध्यान नहीं था, पर मच्छर दिखाई देने पर उसका बहस शुरू हो गया। तो ये यही काम आप रोज न्यूज़पेपर में 4 लाख केस आ गए, 4.25 लाख केस आ गए, इतने लोग हॉस्पिटल लगे, इतने को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो चीज़ आपको परेशान करती है और डराती है। तो डॉक्टर रंजन ने बोला कि फैब्रिक न्यूज़ या जो नेगेटिव न्यूज़ है वो हम कम से कम ध्यान दें। सोशल मीडिया पे भी वही चीज़ें देखें जो हमें खुश करती हैं और एक हैप्पीनेस कंटेंट बढ़ाती हैं। आजकल कॉमेडी प्रोग्राम तो कम चल रहे हैं क्योंकि शूटिंग नहीं हो पा रही, पर बहुत सी अच्छी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे सहयोग कर सकती हैं। जैसे उन्होंने प्राणायाम, मेडिटेशन का जिक्र किया। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जब की साउंड हमारे नाक से फाइनल निकलती है तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल पैदा होता है। डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे।
जो कि वही है जो अभी इंग्लैंड में एक नेजल स्प्रे बना है कोविड के अगेंस्ट, एंड इज दे आर सेइंग इज मोस्ट इफेक्टिव अभी तक। विद इन 24 आवर्स इट इज 72% एंड 72 आवर्स के बाद इज ऑलमोस्ट 95%। एंड उसका बेसिक एलिमेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे ऋषि मुनि सदियों से हमें कहते आ रहे हैं कि आप ओम का उच्चारण करिए। अभी थोड़े दिन पहले इवन आई वाज लिसनिंग टू श्री श्री प्रोग्राम, उसमें भी वो कह रहे थे कि 6 मिनट तक अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। और एक और है, हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, जो अब अभी अनिल जी ने आपको काफ़ी लिस्ट दिखाई, जेनरॉसिटी का काम करते हैं, तो एक केमिकल और है ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी को बिना किसी लालच के एक काइंडनेस का काम करते हैं, आपकी बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है जो आपको एक ऐसे धरातल पे ले जाता है जो अंदर से आप खुशी देता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे आप पीछे एग्जाम्पल थी कि आप बारिश में जा रहे हैं गाड़ी में, सामने सड़ने के कोई एक स्लिप करके रोड पे गिर जाता है कोई, उसे उठा नहीं जा रहा, आप गाड़ी रोकते हैं, थोड़ा भीग जाते हैं, उसको उठाते हैं और उसके चेहरे पे और थोड़ा सा उसको शेड तक छोड़ देते हैं। उसके चेहरे पे जो धन्यवाद का भाव आता है और आपके मन में जो एक फीलिंग आती है कि आपने कोई अच्छा काम किया बिना लालच के, वो आपको एक अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में परिवर्तित करता है और आपको एक ऐसे केमिकल से प्रेरित कर जाता है कि आप कई चीज़ों से बच जाते हैं। खुश रहने के लिए जैसे मैंने बोला कि आजकल कुछ कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है, तो बहुत से एक दो मैं चैनल्स को जानता हूँ, जो जैसे इंटरनेशनल योगा लाफ्टर क्लब है, उनमें एक मॉर्निंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको वो हंसने की अलग अलग ढंग सिखाते हैं। हीरोइने का आपको एक जोक ही सुनाया जाए तभी हंसे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस है उसको समझ नहीं आती कि आप असली हंस रहे हैं कि नकली हंस रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस पे उसका इफेक्ट वही होता है जो आप एक जोक पे हंसते हैं या कॉमेडी फिल्म पे हंसते हैं। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो हंसी है, एक निश्चल हंसी जो है, वो ऑलमोस्ट एक मेडिटेशन के बराबर है। तो जब हंसते हैं तो आपका मन, आपका ध्यान थम जाता है, आपके विचार थम जाते हैं, एंड वही स्टेट बनती है जो आप ध्यान में स्टेट होती है। तो हंसी के लिए कुछ एक मैं तो एक्टिविटीज आपको करवाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे वो दे बिलीव इन बेली ब्रीदिंग एंड बेली लाफ्टर। जैसे आप एक सांस अंदर भरेंगे, लंबी सांस अंदर लीजिए, 3-4 सेकंड होल्ड करिए और उसको रिलीज करना है जो सांस को, वो आप हंस के रिलीज करेंगे। वैसे एक्सहेल नहीं करेंगे, नॉर्मल वे से हंस के एक्सहेल करेंगे। आप एक्सहेल भी कर रहे हैं होल्ड करके, ब्रीथ इन आउट कर रहे हैं, पर आउट के टाइम में आप हंस रहे हैं। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल दैट आई विल ब्रीथ इन, होल्ड आपको हंसते जब एक्सहेल करेंगे, कम से कम 8 से 10 सेकंड एक्सहेल करना है। और वो उनका कहना है कि आप कोई भी जब काम करेंगे घर का, तो वो आप हंसी हंसी कर सकते हैं। जैसे आप घर की संडे को क्लीनिंग कर रहे हैं, आप वाइपर चला रहे हैं तो वो चला रहे हैं, ग्लास पेन साफ कर रहे हैं, हैप्पीनेस, बहुत मजा आ रहा है। दिस इज हैप्पीनेस कंटेंट। एक उनका छोटा सा आइटम है ग्रीन चिली लाफ्टर। आप नॉर्मली ग्रीन चिली खाते हैं विटामिन सी, तो आपको कड़वी लगती है, आप सीसी करते हैं, बट इसमें आप जब इसमें ग्रीन चिली करते हैं हंसते हैं, बाइट लेते हैं तो आप वेरियस एक्टिविटीज में आप जो भी काम करते हैं उसको हंस के अपने सबकॉन्शियस को प्रोन कर सकते हैं
to remain happy. धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. हमारे साथ शिव कुमार जी कटारिया जी हैं, लाइन पे हैं. संजीव जी हैं, संजीव जी जुड़े हुए हैं. जी सर, जुड़ा. जी संजीव जी. मदन, नमस्कार सभी को. नमस्कार नमस्कार. मैं जी संजीव भाई गुप्ता. आज मैं आपके मतलब 8वीं बार ये सेशन चल रहा है, डर जी. और कोरोना. अब बहुत ही सफलतापूर्वक, बड़ा अच्छा लगता है जब ये सेशन देखते हैं. आज हमारी मैडम को फीवर हो गया सुबह, तो सुबह से ओहो. वो भवन में है. वो कहते हैं कि यार मुझे तो कोरोना हो गया है. तो मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं कहा देख लो सेशन चल रहा है डर और कोरोना. हाँ, ठीक तो बात है. इसको देखिए और तंदुरुस्त रहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी फिलहाल मैं तो देखिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, करेक्ट. क्योंकि डर तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन है ही नहीं. जो जीवन और मृत्यु तो हमेशा ऊपर वाले के हाथ में कह सकते हैं कि वहां पर है, तो वो तो हमारे रोके भी नहीं रुकेगा, हम कितना ही उसको रोकते रहें. जी. दो चीजें मैं शेयर करूंगा इसमें. एक तो आज का जो माहौल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऑस्ट्रिच होता है जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं. जब उसका दुश्मन आता है ना, तो वो रेत में अपना सिर छुपा लेता है. और वो ये सोच लेता है कि मैं सेफ हो गया अब. तो या तो ऑस्ट्रिच बन जाइए, और कितना भी बीमारी आ जाए आप ये मान लीजिए कि आपको ऑस्ट्रिच बनने में भलाई है, कि आप ये मान लीजिए कि मैं अब सेफ हूं, मैं कुछ नहीं हो सकता. तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आप किसी भी बीमारी से बाहर निकल जाएंगे. आप ये मत सोचिए कि मेरे को कोरोना हो गया या कुछ हो गया. आप ये सोचिए मैं अब सेफ हूँ. मैं सेफ. राइट. बनने में आज भलाई है, आज शेर बनने में नहीं है. आज शेर तो ये है. दूसरा मैं एक बात कहूंगा. एक बार हमने एक पंडित वाली कहानी सुनी थी, जिसमें पंडित जी को ये वरदान, पंडित जी हमारे त्रिकालदर्शी थे, उनके बच्चा कोई होता नहीं था, तो एक बार संतान हुई बड़ी तपस्या करने पे. अनिल जी बस 2-4 मिनट. हाँ, जी जी, जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं. तो इसमें उन्होंने तपस्या की, उनको एक संतान हुई, लेकिन उन्होंने अपने त्रिकालदर्शिता से ये जान लिया कि इसकी उम्र 14 साल है सिर्फ. तो उन्होंने ये बड़े दुखी हुए, उन्होंने फिर तपस्या करनी शुरू की. उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की. ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, इसके लिए मैं तो उपयुक्त हूं नहीं, विष्णु जी के हाथ में है जन्म तो देना. तो विष्णु जी की तपस्या कीजिए. उन्होंने फिर तपस्या करनी शुरू की. उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया. विष्णु जी प्रकट हुए. उन्होंने बोला देखिए पंडित जी, तपस्या से तो मैं आपके प्रसन्न हूँ, लेकिन जो मरण का जो लेखा जोखा है वो तो महेश जी के पास में होता है, शिव जी के पास में, वही सारा कुछ करते हैं. तो आप शिव जी की तपस्या कीजिए. उन्होंने शिव जी की तपस्या की. उधर से ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी उनकी थोड़ी सी मदद की कि शिव जी जल्दी प्रकट हो जाएं. तो शिव जी प्रकट हुए. उन्होंने कहा पंडित जी, मैं आपकी तपस्या से तो प्रसन्न हूँ, लेकिन एक अड़चन ये है कि जो भी लेखा जोखा होता है ना, वो यमराज जी के पास होता है. तो हम आपके लिए ये करते हैं कि हम तीनों आपके साथ चलते हैं और यमराज जी के पास जाके उनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो आपके बेटे की जान बख्श दे. तो तीनों, पंडित जी और उनका बेटा, यमराज जी के पास जाता है. उनकी चौखट पे पहुंचते हैं, और अभी आवाज लगाई होती है शिव जी ने कि चौखट पे से एक शिला गिरती है और वो उनके पुत्र के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं मर जाता है. 14 साल इतने में बीत जाते हैं तपस्या करते करते. तो शिव जी को बड़ा क्रोध आता है, तीनों को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महेश जी को, कि भाई हम आए तेरी चौखट पे, तूने इतना भी इंतजार नहीं किया कि हम लोग आए हैं और तू एक बार को आके बात तो कर ले. तूने तो प्राण ले लिए बच्चे के. तो वो कहते हैं कि हम तो तेरे को श्राप देंगे. यमराज को बोलते हैं. यमराज जी आए, उन्होंने हाथ जोड़े, कहा प्रभु मैं आपको इसका लेखा जोखा दिखाता हूँ. इसके लेखे जोखे में क्लियर लिखा है कि इस बेटे की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक इसके पिताजी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसके साथ में मेरे दरवाजे पे होंगे, तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी. तो आप ये समझ लीजिए कि ये बेटा तो अमर था. अमर था. ये तो इसके पिताजी ने ये जान लिया कि ये मरने वाला है, और इसने तपस्या की, आप इतना सारा एफर्ट्स डाले और ये कर लिया. मेरा कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सार ये निकलता है, आप डर के कितना भी सोच लो कि हाँ भाई मेरी मृत्यु आने वाली है, या मैं परेशान हो जाऊंगा, या मेरा हल डर नहीं है किसी भी सूरत में. डर से कुछ नहीं हो सकता. एक लाइव हमारा अभी ससुर जी हमारे थे वहां पे, कोरोना पीड़ित हुए वो अभी रिसेंटली. उनको मतलब कोरोना पीड़ित भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि टेस्ट तो उनका हुआ नहीं था.
उनको खांसी की प्रॉब्लम थी, एक दिन फीवर भी आया था, तो उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था, 94 95 था, लेकिन उनको ये था, डिप्रेशन था, एक वहम था कि मुझे कोरोना हो चुका है। तो वो जब मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले गए, चलो उनको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल उनको लेके गए, 2 दिन तक एडमिट रखा, उसके बाद लेके आए तो ऑक्सीजन लेवल 84 85 आ गया, जहाँ 94 95 था वहाँ 84 85 आ गया। उनको घर में ले आए, घर में भी ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया, उनका कंट्रोल नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मेंटली क्योंकि ये सोच चुके थे कि मुझे कोरोना हो चुका है, मैं जो है बचूंगा नहीं। वो जब भी मिलते तभी ये कहते कि भाई मेरे को तो, मैं बचूंगा नहीं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मतलब मेंटली टूट चुके थे। हमने ये डिसाइड किया कि हम आज इनका टेस्ट करवाएंगे, कोरोना टेस्ट करवाएंगे। हमने सैंपल लिया 28 अप्रैल को सुबह, उनका कोरोना सैंपल लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम को उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया 28 अप्रैल की। लेकिन जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो इट वाज नेगेटिव, मतलब कोरोना था ही नहीं उनको, या ठीक हो चुका था, या वो मतलब उन्होंने कोरोना को तो मात दे दी, एक महामारी को मात दे दी, लेकिन वो अपनी डर को मात नहीं दे पाए, डर ने उनको हरा दिया, डर ने उनकी जिंदगी ले ली। तो मेरा यही मतलब है कि अनिल जी जो प्रयास करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रयास, लोगों के डर को बाहर निकालने का, वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब हमें डर को तो बाहर निकालना ही निकालना है, डर से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यही है सार इसका। धन्यवाद अनिल जी। राइट जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं वापस पीपीटी शेयर करता हूं जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, सो द डिस्कवरी, there are emotional cause, the unresolved negative emotions to be precise behind every disease and discomfort. और unresolved negative emotion क्या है? Fear, ego, anger, anxiety, jealousy, resentment, ये वो चीजें हैं जो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन है। अगर हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें हैं किसी भी तरह में, फियर, ईगो, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, रिसेंटमेंट, अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो आप बीमारियों से नहीं बच सकते, आपको बीमारियां होंगी ही होंगी। और ये बात ध्यान रहे कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर मेडिसिन से किसी भी बीमारी को क्योर नहीं किया जाता, किसी भी बीमारी को क्योर नहीं किया जाता, बीमारी को सप्रेस कर दिया जाता है और आप दवा खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, पर क्योर नहीं होता। लेकिन हम जो अदर देन थेरेपीज या मेडिटेशन या और चीजों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग किसी भी तरह की बीमारी को जीत सकते हैं। महर्षि चरक का नाम हम सबने सुना होगा। चरक संहिता में महर्षि चरक और उनके शिष्य बागभट्ट वो लिखते हैं कि पेशेंट, रोगी जो है वो सबसे बड़ा वैद, हकीम और डॉक्टर है, क्योंकि जा तन लागी वो तन जाने। सो सीधी सी बात है कि जिसके ऊपर जो बीत रही है वही समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो म्यूजिक है वो एक साउंड थेरेपी है। अगर आप देखते हुए भी आंखें बंद करके सिर्फ उस साउंड को भी लेंगे तो वो साउंड भी बहुत बड़ा एक एनर्जी बैलेंसिंग का काम करती है। साथ ही इस वीडियो में भी एक मैसेज है जो आपको आई थिंक कुछ टेक्निकल कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से वीडियो नहीं चल रहा। ओवरऑल इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि आप ही हैं अपने राइटर, डायरेक्टर और एक्टर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने ऑरा को स्ट्रेंथ देना, अपने ऑरा को इंक्रीज करना और एक
जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आज के बाद टीवी पर न्यूज चैनल देखने बंद कर दीजिए एंड डोंट पैनिक। जितनी चीजें एनके वर्मा जी ने बताई, और भी लोगों ने, डॉक्टर रंजन ने भी आपको बताई हैं, उन सब टेक्निक्स और थेरेपीज को हम फॉलो करें, मंत्रा चैंटिंग करें, अपनी ऑरा क्लिंजिंग करें, अपने अंदर से किसी भी तरह का अगर फियर है तो हम उस फियर को, उस डर के कई चेहरे हो सकते हैं। डर जरूरी नहीं है कि बीमारी से डर है, डर होता है इंसान के अंदर, छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है। ये फियर, इस तरह के फियर जब हम अपने अंदर रोक के बैठे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी डिजीज में कन्वर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उस टाइम में आपका वाइब्रेशन लेवल लो रहता है। सो अपना वाइब्रेशन, इंक्रीज योर वाइब्रेशन लेवल। जब ये सब चीजें आप कर लेंगे तभी आप हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पिछले लगभग 15 सालों से ऑल्टरनेट थेरेपीज एंड डिफरेंट एनर्जी फील्ड में काम कर रहा हूँ। देश भर में और विदेशों में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट थेरेपीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने कोरोना टाइम के अंदर बहुत से लोगों की बिना मेडिसिन के हेल्प की थी। इस बार भी ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको हम लोग, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने किया, उनकी फैमिली या उनके लोगों को जिस तरह हमने गाइड किया, वो पेशेंट को आईसीयू से भी निकाल कर ले आए। सो नाउ एक बहुत छोटा सा सिर्फ वीडियो, लेकिन मैसेज बहुत शानदार है कि यू हैव ओनली बीन फिजिकली क्वारंटाइन। ये ध्यान रहे। आइए देखते हैं। I just got this story today and I really loved it. A movie theater announces that they're going to play a 10-minute award-winning movie prior to every show in the theater. People are really excited and they all come in early and settle down because they don't want to really miss any part of this 10-minute award-winning movie. The movie began with a snapshot of the room ceiling. There's no decoration on the ceiling, it was just plain blank ceiling. Couple of minutes passed, but the camera did not move. People started wondering, and though they were whispering, the frustration was very obvious. After a couple of more minutes, emotions were moving from frustration to anger. People started wondering, what could be wrong with this man who made this movie? They started ridiculing the jury who gave this man the award. And they could not understand why this theatre management would like to show this movie before every show. After about 8 to 9 minutes, people were getting really impatient. And at that time, the camera moved from the ceiling to the floor. And suddenly, the audience got to see a bedridden man looking at the ceiling. He was totally handicapped due to some spinal cord injury. The camera again rolled back from the floor to the ceiling, and the following sentence appeared on the screen. We showed you only 9 minutes of this young man's daily activity from the 24 hours of his life, and which he will probably watch for the rest of his life. And you complained and ran out of patience, as you couldn't bear to watch it even for 9 minutes. So friends, right now, if you are not confined to the ceiling, consider yourself lucky. And if you are able to manage 3 meals a day, and if you have your loved ones close to you, consider yourself as absolutely blessed. Irrespective of what age or what stage of life you are in right now, you can always rebuild and make it big. Remember, someone had lost all his money and wealth at the age of 57, and then KBC happened, and he regained all his stardom and all the money and much more at that age. Someone's hotel got shut at the age of 62, and then he franchised his recipe for fried chicken, and today we have KFC. And then there is someone who started his acting career at the age of 45, and he went on to become one of the most promising actors in the Bollywood industry. Remember friends,
You have only been physically quarantined, not mentally. So please think, plan, strategize. So when things open up, you know where to hit, how to hit, and how to make it big. And don't forget, happiness is always a choice. So stay happy and keep smiling. Thank you. सो रवि ने कहा थिंक बिग, हमने भी वही किया। कमिंग सून भारत की बात सुनाता हूं। बहुत जल्द आप सबके लिए एक ऐसा ऑनलाइन लाइव शो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पूरे भारत की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, दिल की बात करेंगे। हर उस शख्स को बोलने का मौका देंगे जो देश हित में या देश के लिए कुछ बोलना चाहता है। भारत की बात सुनाता हूं। मिलेंगे बहुत जल्दी। सो मैं वापस हमारे साथ शिव कटारिया जी जुड़े हुए हैं सेवा भारती से। भाई साहब हैं लाइन पे? जी भाई साहब। हाँ जी भाई, बोले हैं आप जो सुना रहे हो बढ़िया है। भाई साहब कैमरा ऑन कर लें प्लीज। हाँ जी भाई साहब आपका। हम लोग श्रोता अच्छे हैं और आप जो सुना रहे हो और आपके बंधुवर जितने, उन्होंने सब पॉजिटिविटी, मतलब सब चीजें दिमाग में रहती हैं, लेकिन उसको कोई थोड़ा सा हनुमान की तरह वो जगाए ना, उसकी शक्ति जगाए भाई तेरे अंदर ये शक्ति है। और ये सब बातें उसी का ही वो है। करेक्ट करेक्ट। और सच बात तो ये है कि ये पॉजिटिविटी की ये बात है, जैसे सेवा भारती के माध्यम से बस्तियों में जाना होता है जी, तो थोड़ा सा भी काम करते हैं तो सामने के चेहरे की जो खुशी है वो आपको बिल्कुल एकदम मतलब इतनी संतोष देती है प्रैक्टिकली, है ना। जी जी जी। हाँ जी ठीक, बहुत बढ़िया। रखिए। हाँ जी राइट सर, राइट जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर रंजन। यस सर। जी भाई साहब जी पुनः वापस आपके पास। पूरे 20 मिनट 15-20 मिनट है सर आपके लिए। जी तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए की बात किया जाए। जैसे आप चाहें। ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदे ने एक बार एक चैलेंज किया था कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं कि मुझे HIV ब्लड का इंजेक्शन लगाया जाए एंड लेट मी सी क्या मुझे एड्स होता है। सुना था ऐसा किसी ने? ऐसा कभी कोई न्यूज नहीं सुना होगा? नहीं सुना सर। क्योंकि कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कोई पर्सन अपने लाइफ को खतरे में डाल के कोई चीज नहीं कर सकता। तो ये चैलेंज अनफुलफिल रह गया। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि HIV का इन्फेक्शन तो इससे ज्यादा डेंजरस है। कोरोना में तो होता है और मैक्सिमम लोग ठीक ही हो जाते हैं। बस कुछ लोगों की कंडीशन खराब हो रही है, जिनको कोमोर्बिडिटी है या जिनके भीतर डर ज्यादा है या जिनकी किस्मत खराब है, कह सकते हैं। जैसे किस्मत तो हम खुद बनाते हैं अपने कर्म से और विचार से। लेकिन तो कोई एक पर्सन कैसे इतना बड़ा चैलेंज कर पा रहा है कि मुझको HIV ब्लड का इंजेक्शन भी लगाया जाए तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। यह हमें सोचने की बात है कि उसके भीतर ऐसा उसने क्या समझ लिया है हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, जो हमने नहीं समझा है और हमें डर लगता है। डर का उल्टा अपोजिट क्या होता है? मुझे बताइएगा। मुझे एक बार फिर से होस्ट बना दीजिए अनिल जी। जी। हाँ, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लूं। स्पॉटलाइट करने पे थोड़ा, हाँ, डर का अपोजिट क्या होता है? कोई बताएंगे मुझे? किन्हीं को कहना है तो चैट में टाइप कर सकते हैं या फिर निर्भय। डर का अपोजिट निर्भय होता है। ओके ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे?
व्हाट इज द एंटीडॉट ऑफ फियर? रड 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 मराठी में उन्होंने वर्ड उल्टा कर दिया। अगर किसी को डर लग रहा है तो क्या करेंगे कि उसका डर जाए? सबसे सही तरीका क्या है डर को खत्म करने के लिए? कौन सा इंजेक्शन ऐसा है जिसको लगाने से डर का वायरस खत्म हो जाएगा? ऐसा कोई स्विच वर्ड है, स्विच वर्ड से हिम्मत। देखिए, अब इस बात को हम ऐसे समझे, कभी किसी बच्चे को या किसी पर्सन को कहीं मोटिवेट करना से मोटिवेट करना। चलिए ठीक है, मोटिवेट करना, हैप्पी स्टोरीज या मतलब एटमॉस्फेयर लिवली बनाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए, समझिए कि आपके घर में रात में छत से कोई चीज लानी हो और कोई बच्चा जो है वो डरता है कि छत पे मुझको ये लगता है, अंधेरे में डर लगता है। तो क्या करेंगे कि उसका डर उसका जाए? उसको उस जगह पे ले जाएंगे, उसके साथ जाएंगे और वहां पर अंधेरे में जाके बताओ तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है यहाँ पर। तो जिस चीज को हम नहीं जान रहे हैं, जैसे अंधेरा को नहीं जान रहे हैं, या जो चीज हमारे लिए अननोन रहती है, हमें उससे डर लगता है। अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो फिर डर खत्म होता है। तो डर का जो एंटीडॉट है वो नॉलेज है, समझना। ये कोरोना क्या है, ये किस तरह का इन्फेक्शन है, हमें हमारे शरीर में इन्फेक्शन क्यों होता है। अगर कोई पर्सन इस तरह का चैलेंज कर रहा है कि मुझे HIV ब्लड का इंजेक्शन लगाया जाए, एड्स पेशेंट का ब्लड का इंजेक्शन, फिर मुझे इंजेक्शन होता है क्या, मैं देखूं। तो उस पर्सन ने समझ लिया है इम्यूनिटी को, हमने इम्यूनिटी को नहीं समझा है, हम इन्फेक्शन से डर रहे हैं। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो मेरे शरीर में कोई कीटाणु, कोई वायरस आ भी जाएगा तो वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। इम्यूनिटी को हमें समझने की जरूरत है। और जो फीवर होता है, अगर फीवर होता भी है, व्हाट इज फीवर, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे हम जाकर समझें तो कोई वायरस है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होता है, वो दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लड़ाई, एंटीजन एंटीबॉडी में जो लड़ाई है उससे टेम्परेचर राइज होता है, और उस टेम्परेचर के राइज होने से एंटीबॉडी को एंटीजन को कैप्चर करने में, वायरस को रोकने में मदद मिलती है। अगर हम माइल्ड लेवल पे फीवर को सप्रेस कर देते हैं तो जो एंटीबॉडी एंटीजन को, वायरस को खत्म करने वाला था, वो खत्म नहीं होता। तो माइल्ड फीवर में फीवर को दबाना नहीं चाहिए। फीवर कभी किसी को होता है, और माइल्ड फीवर को अगर आप टॉलरेट कर लेते हो तो ज्यादा संभावना है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडी है उसने वायरस को ओवरकम अगर कर लिया तो आपका फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने फीवर को दबा लिया, पैरासिटामोल लेकर, डोरो लेकर उसको कम कर लिया, तो उसका आफ्टर इफेक्ट ज्यादा लंबे समय तक रहता है। नेचुरल तरीके से, यानी कि स्पॉन्जिंग करके, पानी की पट्टी रखकर आप कम कर रहे हो फीवर को, तो फिर वो तो एक अलग चीज है, उसमें फिर कोई नुकसान नहीं है। जो इंटरनली जो एंटीजन एंटीबॉडी का फाइट चल रहा है वो नॉर्मली होते रहता है। हमें मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। माइल्ड फीवर में पैरासिटामोल लेना आपको ज्यादा नुकसान करता है। हाँ, हाई ग्रेड फीवर हो तब वाले की अलग बात है। तो इन्फेक्शन क्यों होता है उसके लिए पहले मैंने बात की थी, हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होने से। अगर आप डिटॉक्स करते हैं अपने आप को, जब भी फीवर हो आप लिक्विड डाइट पे शिफ्ट कर जाएं। आप फीवर पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैंने चैट में इसको शेयर किया था, फिर शेयर कर दूंगा।
काफी हर एक टॉपिक के ऊपर 5-5 मिनट 7-7 मिनट की वीडियो है, उतना समय अनिल जी यहाँ मुझे देंगे नहीं, तो मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ और बाकी फिर आप वो वीडियो देखिएगा। मेरा नाम आपको स्क्रीन पर आराम से दिख रहा है, आपको याद हो जाएगा, मुझे याद कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फीवर, इन्फेक्शन, कोरोना, ऑक्सीजन, हर टॉपिक पे वीडियो है, उनको आप समझकर यूज करेंगे। घर बैठे 99.99% केसेस में आप इम्यून रहेंगे, मतलब कुछ नहीं होगा आपको, और अगर हो भी जाता है तो आप घर बैठे मैनेज कर सकते हैं। 99.99% मैंने इसलिए बोल दिया कि थोड़ा बहुत ऊपर वाले के लिए भी छोड़ देना चाहिए, हम सब कुछ तो अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते ना। एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर देते देते जाते हैं, तो जाना, मृत्यु तो देखिए सबकी लिखी है, अटल जाना तो है। अब इस टाइम पे ऐसा भी हो रहा है, कोई नॉर्मल ढंग से भी जा रहा है और उसको अगर गलत लेवल हो जाता है, अगर वो टेस्ट हो गया और उसमें वो अगर पॉजिटिव निकल गया तो उसका लेवल लग जाता है ना। क्या नॉर्मल ढंग से मृत्यु नहीं होती है? होती है। हर मृत्यु को कैटेगराइज कर देना, कोविड पॉजिटिव एंड कोविड निगेटिव, बस अभी दुनिया में सिर्फ यही 2 चीज चल रही है, बलंडर चल रहा है ये। अफ्रीका के तंजानिया के राष्ट्रपति ने, आपने न्यूज सुना होगा, बकरी के दूध का कराया टेस्ट और वो भी पॉजिटिव निकला। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो सब बेकार है, ये फॉल्स अलार्म है, हम नहीं मानते। और बहुत दुख की बात रही, कुछ दिनों के बाद उन तंजानिया के राष्ट्रपति का सो कॉल्ड हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट बोलने की जरूरत नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे। एक्टिविस्ट को भी डिप्लोमेटिक वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। डर से अपने आप को कमजोर ना होने दें, उसके लिए बहुत सारी बातें आपने सुन ली है। हो जाने पर क्या करना है, उसके लिए मैंने ऑक्सीजन का पॉइंट का बारे में बताया था कि मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हूं, एक्यूपंक्चर का। हमारे हाथ में नाक, सिर सीधा रखते हुए हाथ को जब हम सीधा लाएं, एल्बो पे फोल्ड ना हो, और जहां पे नाक टच होती है वहां पर मिड आर्म, हमारा जो आर्म है, आप आर्म का जो अपर हिस्सा है उसके लगभग मिड आर्म पे पॉइंट ही आएगा, उस जगह पे ये LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इसको दबाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी कलाई में, एल्बो और रिस्ट के बीच में, थंब वाली लाइन में, यहां पर आप प्रेशर करेंगे तो ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मतलब आर्म का एग्जैक्ट सेंटर नहीं जाएंगे, उसका सेंटर। तो ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको हम अगर दबाते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं, तो हमारे लंग की ची बढ़ती है, लंग का जो बेसिक इनहेरेंट कैपेसिटी है वो बढ़ती है। प्राणायाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम अपने लंग की कैपेसिटी का 30% सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, पूरा यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो लंग की हम ज्यादा कैपेसिटी का यूज करेंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड की भी हमने थ्योरी सुनी, वो बिल्कुल सच है। प्राणायाम से हमारे भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। तो प्राणायाम का प्रयोग करें, LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करें, अपने लंग की कैपेसिटी को पहले ही बिल्डअप करके रखें कि आपको कुछ हो ही ना, और हो भी जाए तो इसी को जो नॉर्मल लेवल पे हम 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं, जब हो जाने पर इसको 5 बार करने लगते हैं। और आप बेड रेस्ट में हैं या क्वारंटाइन में हैं तो और करना भी क्या है, आप इन्हीं प्रैक्टिसेस को देखिए। जो योग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें कोई अपर डोज का लिमिट नहीं होता। हम मेडिसिन है तो भाई दिन में 2 बार खाना है या 3 बार खाना है। अब 3 बार खाने को अगर 5 बार खा लोगे तो लीवर फेल कर जाएगा।
पैरासिटामोल जरूरत से ज्यादा ले लेंगे, लीवर पे बुरा असर आएगा। लेकिन जो ये प्राकृतिक आध्यात्मिक चीजें, जो चीजें हैं, जो एनर्जी मेडिसिन की चीजें हैं, प्राणायाम है, एक्यूप्रेशर है, ईएफटी है, उसको ज्यादा करने से कोई नुकसान तो नहीं है, ज्यादा बल्कि आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो आप जब बेड रेस्ट पे हैं, अपने कमरे में बंद हैं, इसी को समझ लीजिए और करते रहिए। रैंडम वीडियोस देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने भीतर अगर आप तरह का कीटाणु लाएंगे तो फिर आप घर में सफाई कर रहे हो, सफाई चल रही हो और बाहर से उस समय कोई, आप घर में जब सफाई चल रही हो, कोई बाहर से गीले पैर से आ जाए, देखिए क्या रिएक्शन मिलता है आपको। तो जिस समय सफाई चल रही होती है उस समय सिर्फ सफाई करना है। बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं फिजिकली, जूस के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से। वेजिटेबल सूप पे आ जाइए। फीवर है, फीवर हो गया तो आप सॉलिड फूड बंद कर दीजिए और वेजिटेबल सूप लीजिए, लिक्विड लीजिए, जूस लीजिए, तो बॉडी को डिटॉक्स करने में आसानी मिलती है। इसके अलावा स्वर योग पे भी हम समझें, हमारी नाक के आगे आप फिंगर रखेंगे तो आपको एक टाइम किसी एक तरफ से ही श्वास आती पता चलेगी। तो रख के देखिएगा अभी कौन सी श्वास चल रही है, कोई बताए। मेरी तो दाहिनी तरफ की चल रही है। राइट नॉस्ट्रिल जब चलती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म राइज होता है, हीट बढ़ता है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तो टेम्परेचर हमारा स्लो डाउन होता है। फीवर हुआ है तो आपको राइट हैंड साइड लेटना चाहिए ताकि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। नेचुरली भी आप फीवर को कम होने दें। फिर मुद्रा भी आप जानते होंगे, प्राण मुद्रा होती है ना। तो प्राण मुद्रा के प्रयोग से करने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है। अपने तीन फिंगर को मिलाकर आप पेपर टेप माइक्रोपोर रखें और उसको टेप लगा लें। प्राण मुद्रा को कई घंटे भी प्रयोग किया जा सकता है। और साइकोसोमेटिसिटी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट पैटर्न पे काम करना। फीवर में टेम्परेचर जब राइज हुआ है तो हमको शांत होना जरूरी है। तो उस समय आप रिपीट करते रहें, मैं शांत हूं, आई एम एट पीस। और याद करें, कभी किसी से कोई गुस्सा हुआ है अगर, तो उसको फॉरगिव करके उसको रिलीज करें। जो एंगर है, जो सप्रेशन ऑफ एंगर है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फॉरगिवनेस का महत्व कर्मों को बैलेंस करने के लिए आपने सुना ही होगा। कोई भी खटास, कोई भी कड़वापन किसी किसी से भी रिश्तों की है तो वो हमें भीतर से भीतर हमें खोखला करते रहती है। गुस्से में मत रहा करें। किसी के साथ गुस्सा ना करते हुए हमें स्वीकार भाव बढ़ाना चाहिए। अरे भगवान स्वीकार कर रहा है तो हम भी स्वीकार करें। हाँ, व्यवहार पसंद नहीं आता, थोड़ा फॉर्मल हो जाए, लेकिन जो गुस्सा रखते हैं मन में, किसी से कोई बात हुई उसको कई साल तक पाले हुए हैं, तो वो हमें भीतर से कमजोर करती है। हमारे इमोशंस का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे जीवन जीने के ढंग का हमारे हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सात्विकता ले आते हैं, सही ढंग से शोषण ले आते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे या बहुत कम पड़ेंगे। हमारा हेल्थ हमारे इमोशन पे और हमारी एनर्जी पर डिपेंडेंट करती है, बाहर के फैक्टर्स पे उतना नहीं करती। मास्क जो लगा रहे हैं कि बाहर के कीटाणु हमारे भीतर नहीं आए, माइंड के लेवल पे मास्क लगाएं हम कि बाहर से निगेटिविटी ना आए। नहीं लगाते हैं मास्क, निगेटिविटी आएगी तो आप बीमार कभी ना कभी पड़ेंगे। और बीमार होके अगर आप चले गए किसी हॉस्पिटल में तो खर्च कितना होता है। घर पे रहकर मैनेज करने की कला सीख लें। आइडियली तो बीमार ही ना पड़े, और हो भी हाउ टू मैनेज एट होम। 99.99% को घर पे मैनेज किया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए LU4 ऑक्सीजन, LU4 पॉइंट। बिना अब अपने बाजू ऊपर करके बताइए प्लीज, कपड़े की शर्ट के बाजू ऊपर करके।
LU4 तो नहीं बता सके दूसरा। एक मिनट, मैं ना उंगली के आपको पास जो है। मैंने पीपीटी भी बनाया हुआ है, कई जगह मैंने प्रेजेंट कर चुका है। मैं 2 मिनट में आप थोड़ा दीजिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। LU6 LU4 जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेडिकल पर्सपेक्टिव भी बता दूं कि दिस इज वेरी साइंटिफिक थिंग्स। LU4 जब आता है तो वहां पे फुल फॉर्म जो है वो लंग 4 है। एक्यूप्रेशर जब प्रॉपर हो, सिस्टमेटिक हो, तो इसका मेडिकल साइंस से भी कनेक्शन है। उसको हम नहीं जानते हैं, अंडर एस्टिमेट होता रहा है, तो ये एक दिक्कत है। LU6 जब बोलते हैं तो ये लंग मेरिडियन, लंग की नाड़ी का 6ठा पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। थैंक यू, हाँ, थैंक यू सो मच। तो दोनों हाथ में इस पॉइंट को करना है, लगभग 2 मिनट के लिए करना है एक बार में। जब आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो सिर्फ दिन में 1 बार या 2 बार कर ले। और जब कोई फीवर हो जाए या सोर थ्रोट, गले का कुछ हो जाए, कोई भी सांस सांस वो सूंघने की क्षमता कम हो जाए, तो इसी चीज को फिर दिन में 5 बार करना है। ओके, थैंक यू। हाँ, ऑक्सीजन के लिए LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो एक ही नाड़ी का पॉइंट है, एक ही लाइन में आ रही है वो, तो वो LU4 है। हाँ, फीवर के लिए हमें कलर थेरेपी का प्रयोग करना है। LU4 फिंगर को भी सक्सेसफुल। पार्डन, फिर से बोलिए। LU4 फिंगर पे भी, इंडेक्स फिंगर पे भी सक्सेसफुल। हाँ, चलिए, मैं आपकी बात समझ गया, दुविधा आपकी। दरअसल क्या है कि एक ओरिजिनल पॉइंट है और एक बियोल पॉइंट है, रिफ्लेक्शन। पूरे शरीर को हाथ में प्लॉट किया गया है और उसके बेसिस पे बियोल मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें छोटे छोटे मैग्नेट या मेथी का दाना लगाते हैं उस पॉइंट पे। तो बियोल भी काम करता है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल पे काम करें तो वो ज्यादा काम करता है। ओके। जो इंटरनेशनल मेथड है इसमें प्रचलित, जो एक्यूपंक्चर करते हैं, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूं। एक्यूपंक्चर में हम सुई का प्रयोग करते हैं। सुई होती है फाइन नीडल्स जो इंसर्ट करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो तो एक्यूपंक्चर का है। उसको इजी करने के लिए निडल यहाँ पर जो करके हम हाथ से कर रहे हैं, और कुछ लोग कलर से कर रहे हैं या मेथी के दाने से कर रहे हैं। हाथ वाला भी काफी है। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है या एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम एनर्जी पॉइंट भी कह सकते हैं, ची पॉइंट, एनर्जी ची कहते हैं। तो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से वहां पर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, और एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा तो फिर वो ऑर्गन ज्यादा अच्छे से काम करने लग जाएगी। ओके। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसका मिस कॉल था, उसको फोन कर दे। मानसू नाथ को, हाँ तो फोन कर ले। सॉरी यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, और थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि बहुत लोग समझते हैं कि एक्यूप्रेशर का मतलब है कि जोर जोर से दबाना, इतना जोर से दबाना कि दर्द करे। दर्द कर रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल माइल्ड प्रेशर ना दें, मॉडरेट मध्यम ताकत से प्रेशर लगाएं। अब सांवला पंदा अगर लेने को तैयार है तो आप हाई प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन कितनी जोर से दबाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी बार दबाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे आप 30 बार दबाएं, वो ज्यादा फायदा करेगा कि आप जोर जोर से हुमच हुमच के आप 10 बार दबाएं। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। उस पॉइंट पे LU6 नॉर्मल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और LU4 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। वैसे ये पूरी मेरिडियन में जो पूरे 11 पॉइंट हैं, ये सारे काम आ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताता हूं शुरुआत में, क्योंकि आपको एक पॉइंट याद रखना आसान होता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप 20 बार 30 बार दबाएंगे, वो ज्यादा फायदा करेगा। फीवर को कम करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, अंगूठे के पीछे हमें काला रंग लगाना है, जो नाखून है नाखून से नीचे, और
LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये जो हाथ में जो गड्ढा बनता है अंगूठे के नीचे, उस जगह पे काला रंग लगाना है, दोनों हाथ में लगाना है। और भी पॉइंट्स हैं, इंडेक्स फिंगर पे, अंगूठे की बगल वाली उंगली पे भी हम कर सकते हैं, कई ढंग से कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जब हम इंटर करेंगे, समझने जाएंगे, तो पहले लेवल का जब इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद फिर हम और जान सकते हैं। एक एक पॉइंट याद करके रखेंगे और देखने के लिए मेरे YouTube वीडियोस देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ उसमें पता चलेगा। हर चीज को घर बैठे मैनेज कर सकते हैं, ये मेरा फाइनल मैसेज है। जो मास्क हम नाक पे लगाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी मास्क अपने माइंड पे लगाएं, बाहर की निगेटिविटी को अपने भीतर ना आने दें। टीवी केबल कटवा दें या टीवी ना चलाएं। मोबाइल पे रैंडम वीडियोस, सिर्फ वीडियो आ गया है तो देखना ही है, इस आदत से बाहर आए। जो आपके जान पहचान में अनिल जी जैसे अच्छे लोग हैं, उनके वीडियो को आए हैं, तो वो एजुकेट करने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, राइट वीडियो हो सकता है। रैंडम वीडियो देखने बंद कर दें। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब इतनी ओपन हो गई है, कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकता है। वो वीडियो बनाने वाला कितना समझदार है, उसका इंफॉर्मेशन नॉलेज कितना करेक्ट है, वो चिंतन मनन करने की जरूरत है। कोई सिर्फ चीज आ गई तो सही है, वैसा तो नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ें, राइट चीजों को पढ़ें, राइट चीजों को देखें। मैं वॉइसेस रीडर हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो जिनको इंटरेस्ट होगा यूट्यूब पे कई सारी चीजें मेरे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो 50 से 60 बीमारियों के लिए मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या क्या करना है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखा है। आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डॉक्टर एस रंजन और टाइप करेंगे, यूं ही आ जाएगा, नहीं तो और टाइप कर लीजिएगा। मैंने अपने MBBS के साथ रखा है अपना। लोग पूछते हैं, लोगों के पास सवाल आता है, तो फिर नाम के आगे मैंने नाम के साथ ही डिग्री को रख लिया। और प्रोफेशनली मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, तो वो मैंने रखा है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं, आपको यूट्यूब पे जाके आपको क्या टाइप करना है। मेरा DR रंजन, डॉक्टर एस रंजन। फिर एक्यूप्रेशर, अगर आपको फीवर देखना है तो फीवर टाइप कीजिए, इन्फेक्शन देखना है तो इन्फेक्शन टाइप कीजिए, कोरोना देखना है तो कोरोना टाइप कीजिए, ऑक्सीजन का देखना है तो ऑक्सीजन का टाइप कीजिए। तो कई सारे वीडियो आ जाएंगे, अलग अलग टाइम पे मैं बनाता रहा हूं, तो उनको आप देखिएगा। तो ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, और मैं जिस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, तो वहां पे भी मेरा कुछ वीडियोस हैं। मेरे अपने चैनल पे ज्यादा वीडियोस हैं मेरे अपने, तो आराम से आप देखिए। मेडिटेशन की टेक्निक पे भी, चूंकि मैं ध्यान का मेडिटेशन सिखा रहा हूँ पिछले 12 साल से, तो मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो उस पे भी गाइडेड मेडिटेशन भी है। बेसिकली अपने एनर्जी को बढ़ाने का ही सब कुछ फॉर्मूला है। तो ये जो प्लेलिस्ट है, ये मैं फिर से मैं चैट के में डाल दे रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, आप इन्हें आराम से देखिएगा। एक बात और, योग निद्रा, जब हम क्वारंटाइन में हैं ही, बेड रेस्ट में हैं ही, तो हम योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। योग निद्रा करने से भी हमारे मन को रिलैक्सेशन मिलती है। तो डॉक्टर ये तो बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन है, बेड रेस्ट करो, लेकिन बेड रेस्ट में क्या करो, वो एक बहुत चिंता का विषय बन जाता है। तो योग निद्रा रिलैक्सेशन मेथड बहुत अच्छा है, लेट के ही करना होता है। जिन लोगों ने योग निद्रा किया होगा उनको पता होगा, लेट कर करना है। और मन को गाइडेड रिलैक्सेशन का टेक्निक होता है, बोलकर
एक अच्छे संत हैं स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज वाला मैंने रखा है। तो मन रिलैक्स होगा तो फिर आपके भीतर जब न्यूट्रल माइंड है, जब जीरो माइंड है, तो आप फिर से फ्रेश अपनी जिंदगी एक सोच सकते हैं। अपने भीतर निगेटिविटी ना आने दें। पॉजिटिविटी के लिए इतने सारे माध्यम हैं, ध्यान, प्राणायाम, EFT, एक्यूप्रेशर, योग निद्रा, इनका प्रयोग करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। घर बैठे कोरोना केस को मैनेज किया जा सकता है। नहीं डरेंगे, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। डरेंगे, इम्यूनिटी डाउन होगी, आप पर वायरस का इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दे रहा हूं किन्हीं को। अनिल सर नंबर शेयर कर सकते हैं कि हम, अगर आप तो किन्हीं को हो तो गाइडेंस लेना हो तो ले लीजिएगा, ले सकते हैं। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो किसी को भी लगता है कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर रंजन से, आप पूछ सकते हैं। नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं कभी कभी व्यस्त भी रहता हूं, तो अगर मैं फोन करने पे ना उठाऊं तो परेशान नहीं होना है। बस व्हाट्सएप पे अपना नाम और आपका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना है जी। कितनी बार लोग मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत, अगर एक बार या 2 बार कॉल करने पे नहीं उठाया। नंबर सही है ना, नंबर गलत तो नहीं ले लिया मैंने। तो पेशेंस नहीं है ना सर लोगों में, पेशेंस। हाँ, पेशेंस। देखिए, पेशेंट वर्ड भी देखिए कितना अच्छा है। हाँ। कभी कभी गलती से भी सही चीज, अच्छी चीज हो जाती है जी। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो पेशेंट बोला जाता है। धैर्य सीखना जरूरी है। बस जिनके पास धैर्य अच्छा हो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, बीमारी नहीं पड़ेगी। तो सामाजिक तरीका है, कभी कोई पर्सन फोन ना उठाए तो मैसेज ड्रॉप करना चाहिए व्हाट्सएप पे या SMS पे, तो पर्सन रिस्पॉन्ड कर लेगा सही समय पर। किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेहिचक। अनिल जी, आप ही कोई सवाल पूछ ले। अच्छा, मैं सवाल पूछूं? ये बात मतलब ठीक है। एक्यूप्रेशर या मेरे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ बातें आपको बना भी तो सकते हैं सवाल। हाँ हाँ, सर बात ये है ना डॉक्टर साहब के, हमारे तो कोई सवाल है ही नहीं। हमारे तो सवाल, हम बैठे ही, हम ऐसी फील्ड में बैठे हैं कि हमारे सवाल ही नहीं है। और जहां तक रही बात सवालों की, तो हमारे सवाल कुछ अध्यात्म के लेवल के हो सकते हैं, पर वो अभी करेंगे तो फिर उसके लिए उतना समय हाँ, तो नहीं फिर है। वो तो उसके लिए समय, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है अभी वो तो नहीं है, बस आज और कोई तो रीजन नहीं। कोरोना एंड फियर पे हमारा सेशन हो तो रहा है। हम, हाँ, फिर वो विषय से हम भटक जाए। जी, कुछ बोल रहे हैं कोई? मैं संजीव अपना गुप्ता। कैमरा ऑन करके बोलें। संजीव जी बात कर रहे हैं। जी भाई साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने ये बताया कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर, चलो हो सकता है दोनों एक ही हो, मैं ज्यादा नहीं आइडिया। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है। तो आप एक्यूपंक्चर में है ना डील करते हैं जो? जब सुइयों का प्रयोग किया जाए तब वो एक्यूपंक्चर है, और जब सुइयों का प्रयोग ना करके आप अपने हाथ से दबाओ तब वो एक्यूप्रेशर। तो थेरेपी एक है, जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। हाँ, दोनों का मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म सेम है, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है वो अलग। दूसरा मैं ये पूछा था कि जैसे ऑक्सीजन का बताया या फीवर का बताया, तो ये इसमें ट्रीटमेंट देने के बाद कितना समय लगता है कि हमारे को इम्प्रूवमेंट आने के शुरू हो जाती है, या दिखने लग जाता है कि हाँ भी अब इम्प्रूवमेंट हो रही है? कभी कभी 2-4 घंटे में रिजल्ट आने लग जाता है। जो ऑक्सीजन वाला जो पॉइंट है उसको तो करते करते किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा होगा, आप LU4 दबाएंगे, दबाते दबाते विदिन 5 मिनट उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ओके। हाँ,
एक्यूप्रेशर को, एक्यूपंक्चर को लोग जानते नहीं है। देखिए बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बहुत जगह पे चीजें हो रही हैं। किसी भी फील्ड को समझने में लाइफ लगाना पड़ता है। अनिल जी को कितने साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन अभी भी उनके भीतर सीखने की त्वरा होगी, ओपननेस होगा। जो ज्यादातर एक्यूप्रेशर करने वाले हैं नॉन मेडिकल फील्ड वाले हैं। मेडिकल के फील्ड में 5 साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनते हैं। 5 साल सीखने के हिसाब से कोई लगाए तो बिल्कुल अच्छा जानने वाला हो जाएगा। इमरजेंसी में भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा काम करता है। जब तक कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो, जिसकी बोन फ्रैक्चर हो गया है, कोई मासिव ब्लीडिंग हो रही है, ये 2 केस को छोड़कर, बोन फ्रैक्चर एंड मासिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बहना, इन 2 कंडीशन को छोड़कर बाकी इमरजेंसी को भी, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, दौरे पड़ रहे हो, बेहोश हो गया हो, हार्ट अटैक आया हो, घर बैठे इमरजेंसी एक्यूप्रेशर से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन तो कोई हमारे नॉलेज फरीदाबाद में कोई रिलायबल बात कर सकते हैं एक्यूप्रेशर है भाई साहब, बिल्कुल है। अच्छा, तो वो भी बता दीजिएगा अगर। अनिल जी से संपर्क कीजिएगा, वो बता देंगे। संपर्क कर लूंगा। और ये जो डॉक्टर, ये जो रामदेव जी के यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर वाले बैठते हैं, ये कुछ करते हैं, पहले पैर वगैरह से भी दबाते हैं, उसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, जो हाथ जो तलवे में दबाते हैं लकड़ी के जिम्मी से, वो रिफ्लेक्सोलॉजी है। वो 1% है, वो टोटल का ओनली 1% है। ओके, हाँ ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। जो रियल है वो तो नाड़ियों वाला, मेरिडियन वाला है, और पूरे बॉडी पे है, पूरे बॉडी पे है वो। ओके, पेट पे भी है। मैं सुइयां को जब लगाता हूँ पेट पे भी लगाता हूँ कितनी बार, तो नॉर्मल देखेगा तो लगेगा ये क्या, कितना खतरनाक इलाज हो रहा है। लेकिन वो मेरे लिए नॉर्मल है, मतलब जो जानते हैं उनके लिए नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज मुझे ध्यान आई, इसी थेरेपीज के अंदर एक और थेरेपी मेरी नॉलेज में पीछे आई थी, जिसका नाम है कपिंग, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर कप लगाकर वो ब्लड को सक करते हैं जी। क्या उसका है, थोड़ा सा अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइए। हाँ देखिए, वो एक तरीका है कि हमारे बैक में, जो वो बैक रीजन पे ज्यादा होता है, जहाँ पे हार्ड रीजन है वहां पे ज्यादा होता है। ब्लड लेटिंग का प्रोसेस है, उसमें ब्लड को, जो स्टैग्नेंट ब्लड है उसको रिलीज करवाया जाता है कपिंग के रिलीज माध्यम से। कराया। हाँ, तो कपिंग भी मेथड है, मैं कपिंग नहीं करता हूँ। देखिए सॉफ्ट तरीकों पे मेरा ज्यादा विशेष फोकस है, जो मतलब अब जैसे फिजियोथेरेपी है, उसमें हम एक्चुअली मसल को मूवमेंट करना होता है, हाथ पैर को मूवमेंट करना होता है। एक्यूपंक्चर है, उसमें हम निडल पे काम कर लेते हैं। तो कपिंग थोड़ा सा वो, उसमें ब्लड लेटिंग है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग सा दिखता है। तो कितने एक्यूपंक्चर वाले करते हैं, दिल्ली में भी करने वाले हैं। लेकिन जो अगर अपने भीतर से टॉक्सिन को बाहर निकालना है तो फास्ट करते हुए, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके द्वारा डिटॉक्स करना, या एक्यूप्रेशर के में भी ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है उससे डिटॉक्स करना, वो सॉफ्ट तरीका, वो इजी तरीका ज्यादा मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। तो कपिंग मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ वो भी काम करता है। बैक पेन वगैरह में उसके अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। किसी को बाल नहीं हो और फिर वहां पर कपिंग करके ब्लड निकाल के बाल आते हुए पाया गया है। सर ये जो कपिंग की टेक्निक है ये तो बहुत पुरानी है। हाँ, सब चीज पुराना है, बस पॉपुलर। क्योंकि मेरी मदर को प्रॉब्लम थी बैकबोन में, वो ज्यादा नीचे उठ बैठ नहीं सकती थी, तो जिनसे उनका ट्रीटमेंट करवाया था तो हम लोगों को वो सिखा गया था कि कैसे करना है, तो हमने किया हुआ है ये। तो 20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, क्योंकि मेरी भी थोड़ा इंटरेस्ट इन चीजों में है, कुछ आयुर्वेदिक में भी है और कुछ नर्व्स के भी है, तो मे बी इट इज यूजफुल फॉर हम सबके लिए, बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो देखिएगा, लिंक में भेजा हूँ, उसमें आपको दुनिया की सारी बीमारियों का उसमें मिल जाएगा आपको, और मैं बनाता जा रहा हूँ, तो घर बैठे आप सब कुछ इलाज कर सकते हैं। श्योर।
डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक किस जगह पे है, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो? मैं दिल्ली में द्वारका में हूँ। द्वारका में जी। ठीक है अनिल सर, मुझे इजाजत दीजिए, एक जी दूसरा सर, सत्र, बहुत बहुत दूसरा सत्र धन्यवाद। है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद पूरे इसका। अब मुझे जरा होस्ट वापस। हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, थैंक यू सो मच। सो और हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? या विजय मलिक जी, विजय मलिक जी हैं लाइन पे? अरे सर नमस्कार, माइक ऑन करो सर अपना। जी सर। जी सर, हमने कहा विजय मलिक जी जुड़े हुए हैं तो आज आपको भी सुना जाए सर कुछ आपके 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 ज्ञानवर्धक बातें। विजय मलिक जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, नोएडा में आपका अपना सेंटर है और नैनीताल, नैनीताल बोल रहा है ना सर, नैनीताल में ही है ना? जिम कॉर्बेट भीमताल सर। जिम कॉर्बेट भीमताल में आपका रिसोर्ट है और आप भी होलिस्टिक साइंस और इन सब चीजों पर काम करते हैं, बहुत शौकीन उन चीजों की जानकारी भी रखते हैं। सर आप भी कुछ डर और कोरोना के उस विषय पर? सर एक चीज तो होती है कि हम दूसरे की सुनी हुई बातों को अपनी बातों में कहें जी। एक है कि मैं खुद कोरोना संक्रमित हूँ 8 दिन से। अरे हो। और मेरी मिसेज और बिटिया भी पॉजिटिव पाए गए। मैं जिम कॉर्बेट में ही था तो वहां पे मेरे को ये हुआ और उसके बाद हम लोग नोएडा आ गए। ओके। जो बात आपने अभी डर की कही, और मैं वहां पे था और मैं कई बार ज्वाइन भी करना चाह रहा था आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम की वजह से नहीं कर पाया। जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मेरी स्मेल चली गई थी। क्या सच है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, पर रेकी आप ही से सीखी है। मैंने 2 दिन अपने नाक पे रेकी की थी और अफर्मेशन यही था कि मेरी स्मेल वापस आए। करेक्ट। और दूसरे दिन मेरी स्मेल वापस आ। वाह, ग्रेट। आज मेरा टेस्ट हुआ है आरबीसी करके, तो वो ठीक निकला है। अभी 10 दिन और मैं मेरे ख्याल से 7-8 दिन और क्वारंटीन रहूंगा। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो हार्मोन्स आपके जनरेट होते हैं डर की वजह से, तो आप ये लेके चलें कि जैसे आप एक आर्मी में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आपकी फौज कमजोर हो गई तो सामने वाली फौज अटैक करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सॉलिड है और आपने ये ठान लिया कि नहीं, अंदर या बाहर जो भी आपकी एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि मैं इससे लड़ूंगा, वही आपको लड़ाती है बॉस। बस बिल्कुल ठीक। और मैं जो आप लोगों से और जो भी भाई लोग देख रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं, एक चीज तो कंफर्म है सर कि हम लोगों को हॉस्पिटल और इधर में वो केयर नहीं मिलती है जो हमारे घर में। एग्जैक्टली। घर में जितने रहेंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाए। दूसरी बात क्या है कि इसमें खाना बहुत जरूरी है। हाँ, हर चीज खाना आप ये लगा के चलेंगे, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो आपके खाने की केयर नहीं होती। ना आपको विटामिन मिलेगा, ना आपको कोई प्रोटीन मिलेंगे, ना आपको कोई डाइट प्लान होगा आपका। जी। इसमें कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए सर। डट के खाइए, जो डट के खाओ, बस डट के खाओ। बिल्कुल ठीक कहा। ये खाना मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लड़ने के लिए जब आपके पास औजार ही नहीं होंगे तो आप क्या लड़ोगे किसी? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। आपकी इम्यून सिस्टम तो डाउन हो जाएगा बिल्कुल ही। मैं नेचुरोपैथी भी करी, आप जानते हो, मैं ये भी करा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेकी करी सर, आप विश्वास नहीं करेंगे। और बाय का मेडिटेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिटेशन करी मैंने और उससे मेरे को बहुत एनर्जी मिली जी। और मैं आपके सामने, मेरे को 5 दिन तो मुझे ये मेडिसिन खाते हो गए, 8-9 दिन मुझे मतलब कोरोना से हो चुके हैं। हमारा अगला प्रोग्राम विजय जी संडे को रहेगा, उसमें भी आपने रहना है। नहीं सर बिल्कुल, मैं एक्चुअली कई बार मिस कर गया कि, लेकिन संडे को बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका भी।
थैंक्स और हमारे साथ कौन है? एनीबॉडी एंड एनीवन एल्स? कोई हमें कुछ अपने बारे में कुछ बोलना चाहे, कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी हैं? चलिए जी बोलो सर। अनिल जी, एक अभी विजय जी ने बात की ना, तो उसके बाद पे एक बात याद आ गई थी। जी ये जरूर। आजादी से पहले की बात है, जब ब्रिटिश इंडिया आर्मी और जापान में युद्ध हो गया था, शायद, मुझे जहां तक, मैं एक मूवी देख रहा था। जी सर। तो उसमें अब डर का ये आलम देखिए कि जापान की 30,000 सैनिकों की सेना थी जो बची थी, और ब्रिटिश इंडिया आर्मी में 1.25 लाख सैनिक थे, जिनको 30,000 सैनिकों ने, मतलब 1.25 लाख सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था 30,000 जापानी सैनिकों के आगे, और 30,000 जापानी सैनिक 1.25 लाख की फौज को सरेंडर करवा के अपने साथ ले गए थे। ये देखिए डर का आलम, क्योंकि उनको डर ये बैठ गया था बहुत ज्यादा हो सकती है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। खैर सर, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, और हमारा अगला सेशन जो है वो रविवार संडे को रहेगा। आप में से जो लोग चाहें, मैसेज आपको मिलेगा, आप ज्वाइन दोबारा कर सकते हैं। और आप सभी ने अपना समय निकाला डर और कोरोना की 60वीं कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी।